जय हिंद। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बात किया था अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में। हमने पढ़े थे ब्लीडिंग टेंडेंसीज के बारे में, उसके क्या अप्रोच होते हैं, ब्लीडिंग कितने टाइप का होता है, ब्लीडिंग टेस्ट कितने तरह से कर सकते हैं, ब्लीडिंग अगर किसी को इवेल्युएट कराना है तो कौन कौन से टेस्ट लगा सकते हैं, उनका नॉर्मल रेंज वगैरह पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स का रोल देखा था कि कैसे ब्लीडिंग हो रहा है, कैसे क्लॉटिंग हो रहा है और उसको कैसे इवेलुएट कर रहे हैं लैब में, कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लेटलेट काउंट के बारे में। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके फर्स्ट सेमेस्टर से लेके थर्ड सेमेस्टर तक आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है और इससे रिलेटेड जो कंटेंट होंगे वो भी आपको आगे काम आएंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इसको एज ए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के तौर पे ज़रूर ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं प्लेटलेट काउंट की। प्लेटलेट, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि प्लेटलेट क्या होता है। प्लेटलेट ये एक तरह का मेगाकैरियोसाइट होता है जो कि हमारे बोन मैरो के द्वारा बनता है, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। और इसका काम होता है जनरली प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन करना और टेम्परेरी क्लॉट को बनाना। टेम्परेरी क्लॉट क्या करता है कि हमारे ब्लड वेसल्स से ब्लड को लीक होने से रोकता है और ब्लड को प्रिवेंट करता है लॉस होने से। ये एक तरह का हमारा मेगाकैरियोसाइट बोन मैरो का इमेच्योर सेल होता है जो कि प्लेटलेट फॉर्म करता है। ये न्यूक्लिएटेड नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है प्लेटलेट के अंदर और ये काफ़ी स्मॉल साइज के होते हैं और इसका काउंट लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास होता है हमारे पेरिफेरल ब्लड में। प्लेटलेट का हमें अगर रेंज 1.5 लाख से कम देखने को मिलता है तो इससे भी काफ़ी सारे डिजीज हो सकते हैं। अगर 4.5 लाख से ज़्यादा अगर प्लेटलेट काउंट हो रहा है तो इसके भी हमें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। प्लेटलेट का जो होता है रोल, हम क्यों करते हैं प्लेटलेट काउंट, तो इसका ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसका पता लगाने के लिए, बोन मैरो की एक्टिविटी को पता लगाने के लिए हम इसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और जो भी हम कोगुलेशन या वुंड हीलिंग का या ब्लीडिंग टेंडेंसी का जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको मॉनिटर करने में इसका रोल हमें देखने को मिलता है। प्लेटलेट जो होता है उसका काउंटिंग का हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक तो आप मैनुअली हीमोसाइटोमीटर के द्वारा कर लें और दूसरा होता है फुल्ली ऑटोमेटेड मेथड जो इलेक्ट्रिकल काउंटर्स होते हैं, आपके पास बड़े बड़े मशीन्स लगे होते हैं उसके द्वारा। जो हमारा मैनुअल मेथड होता है वो होता है विजुअल माइक्रोस्कोपिक काउंटिंग के द्वारा, यानी आप डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे प्लेटलेट्स को हम काउंट कर सकते हैं। ऐसे फील्ड में हमें देखने को मिल सकता है प्लेटलेट और इनको काउंट करके एक फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा होता है ऑटोमेटेड मेथड। ऑटोमेटेड मेथड हमारा इम्पीडेंस या फ्लो साइटोमेट्री के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। अगर आप कमेंट करते हैं, अगर नीड है इस वीडियो को, तो ऑटोमेटेड जितने भी मशीन्स हैं जैसे हिमेटोलॉजी एनालाइजर हो गया या जितने भी फ्लो साइटोमेट्री के फुली ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में, उनके प्रिंसिपल को समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। और अभी के लिए हमारे पास मैनुअल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स में मैनुअल का ज़्यादा रोल प्ले होता है और न्यूबर चैम्बर के बारे में और मैनुअल काउंटिंग के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं। पिछले बार भी क्वेश्चन एक आया था इसी के आधार पे, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बात करते हैं मैनुअल मेथड की। तो मैनुअल में हम यूज करते हैं न्यूबार चैम्बर, जैसा कि आपने ग्लास के स्लाइड के रूप में इसको देखा होगा। ये हमारा न्यूबार चैम्बर होता है जिसको हम लोग इम्प्रूव न्यूबार चैम्बर भी बोलते हैं या इसको हीमोसाइटोमीटर भी बोला जाता है। हीमोसाइटोमीटर क्यों? क्योंकि जो भी ब्लड के सेल्स है उसको हम इसके द्वारा काउंट करते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारा ब्लड होता है उसको एक एंटीकोगुलेटेड वायल में कलेक्ट करते हैं। इसको हम आगे अभी डिटेल में चर्चा करेंगे।
ब्लड को लेने के बाद से हम क्या करते हैं कि उसको डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने के बाद हम न्यूबर चैम्बर को चार्ज करते हैं। चार्ज करना यानी उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी डाइल्यूटेड सेल्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चार्ज करने के बाद से हम उसको सेटल डाउन होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। जैसे आपका न्यूबर चैम्बर होता है तो उसका जो ये वाला बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमें चार्ज करना होता है, ये पोर्शन जो कि यहाँ पे आपका बीच वाला पोर्शन होता है, ये चार्ज करते हैं और उसके बाद से हम उसको माइक्रोस्कोप में फोकस करते हैं। जो हमारा इसका डेप्थ होता है, यानी इसमें छोटे छोटे वेल्स गड्ढे टाइप के बने होते हैं, इसका डेप्थ होता है 0.1 मिलीमीटर। यानी आपने जो भी सॉल्यूशन डाला है उस सॉल्यूशन का जो हाइट होगा, जो सॉल्यूशन का ऊंचाई होगा, वो आपका 0.1 mm का होगा। और ये जो आपका पूरा चैम्बर होता है, ये आपको विजुअली भी प्लस के साइन के तौर पे ऐसे दिख सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपको प्लस का साइन दिख रहा है। जैसे ही इसको माइक्रोस्कोप में फोकस करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है, हमें पूरा इंटरफेस हमारे न्यूबर चैम्बर का ऐसे कुछ दिखता है। जिसके अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो ये पूरा का पूरा हमारा 3 मिलीमीटर का होता है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एरिया है, ये 3 mm का है। ये इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि इसका आगे भी यूज हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही आप TLC काउंट पढ़ेंगे, टोटल RBC काउंट पढ़ेंगे या एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट पढ़ेंगे, तो उसमें भी इसका रोल हमें देखने को मिलता है। या बैक्टीरियोलॉजी में अगर बात करें तो बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरियल सेल काउंट करना होता है, तो उसके लिए भी हम न्यूबर चैम्बर का यूज कर सकते हैं। तो ये सब हमारा इसका इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इसको समझना ज़रूरी है। तो इसका जो डायमेंशन है वो 3 mm है ओवरऑल। और इसके अगर एक यहाँ से यहाँ इसके पार्टीशंस की बात करें तो इसमें 3 पार्टीशंस देखने को मिलते हैं दोनों तरफ से, यानी एक एक mm के 3 पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा एक एक mm का 3 ठो पोर्शन देखने को मिल जाएगा। फिर से 1 mm का पोर्शन आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। यहाँ पे जो किनारे किनारे वाला है वो सब 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है, जितने भी किनारे वाले हैं। और जो मिडिल वाला है वो आपको डिवाइड होता है 5 पार्ट्स में। यहाँ से 1 2 3 4 और ये एक 5 पार्ट, ये हमारा 5 पार्ट में डिवाइड होता है। और किनारे किनारे से हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और फिर ये जो 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, इसका एक पार्ट हम उठाते हैं और इसको भी डिवाइड करते हैं फिर से 4 पार्ट्स में, जैसे किनारे किनारे वाले डिवाइड किए थे। तो हमारे पास पूरा न्यूबर चैम्बर बन के आ जाता है। तो यहाँ पे इसका जो लेंथ हो जाएगा एक पोर्शन का, वो हो जाएगा 1/4 mm। और इसका एक पोर्शन का लेंथ हमारा हो जाएगा 1/5 मिलीमीटर। वैसे ही इसके अगर हम एक पोर्शन की यहाँ की बात करें, इसके छोटे वाले की, इसमें क्योंकि 4 पार्टीशंस हुए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5/4, यानी 1/20 इसका हो जाएगा आपका मिलीमीटर लेंथ। जो ये वाला आपका एक छोटा सा ये पोर्शन दिख रहा है, इसका लेंथ हो जाएगा 1/20 मिलीमीटर। इसका थिकनेस मैंने पहले ही बता दिया है, जो भी होता है 0.1 मिलीमीटर होता है। और इसका जो एक हमारा स्क्वायर है, इसका भी एरिया हमें देखना पड़ता है जब हम फॉर्मूला लगाते हैं। इसकी अभी डिटेल में चर्चा करेंगे हम जब TLC काउंट करेंगे और WBC काउंट करेंगे तब। यहाँ पे हम प्लेटलेट्स जब भी काउंट करते हैं तो वो इन 5 वेल्स में करते हैं। पहला हमारा ये एरिया हो गया, दूसरा एरिया ये हो गया, तीसरा एरिया हमारा ये हो गया, चौथा ये, और पांचवा हमारा मिडिल वाला एरिया हो गया। इन सब में हम काउंट करते हैं प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स हम हर जगह काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि प्लेटलेट्स हर जगह काउंट करने लगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लेटलेट्स हो जाएंगे, फिर काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम सेलेक्टेड 5 एरियाज में काउंट करते हैं। यहाँ अलग अलग एरिया क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है प्लेटलेट्स का, उसका भी एक मीन लेते हैं, यानी उसका जो माध्य होता है उसको लेते हैं कि हमें हर तरह का वेरिएशन काउंट हो उसमें।
हो सकता है कि आपने जब चार्ज किया हो उस टाइम पे सेल्स पहले कुछ ज़्यादा हो फिर कम हो, तो ये सब वेरिएशंस को मिनिमाइज करने के लिए हम हर एक एरिया से एक एक स्क्वायर को काउंट करते हैं और 5 एरिया टोटल यहाँ पे प्लेटलेट के लिए काउंट होता है। नेक्स्ट हम चलिए बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मेथड्स की, कौन कौन से मेथड से हम प्लेटलेट काउंट कर सकते हैं। तो हमारे पहले मैनुअल मेथड की बात करते हैं, तो इसमें दो मेथड आते हैं, एक रिसेकर मेथड और दूसरा ब्रेकर कंक्रीट मेथड। इसमें हम रिसेकर फ्लूइड का यूज करते हैं, जिसके नाम पे इस मेथड का नाम होता है रिसेकर मेथड। इसमें क्या करते हैं कि हम हीमोसाइटोमीटर का यूज करते हुए यानी न्यूबर चैम्बर का यूज करते हुए फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में हम एग्जामिन करते हैं प्लेटलेट्स के नंबर को। दूसरा होता है ब्रेकर एंड कंक्रीट मेथड। इसमें हम इसको इम्प्रूव्ड मेथड भी बोलते हैं। इसमें यूज करते हैं 1% अमोनियम ऑक्सीलेट का एज ए डाइल्यूटिंग फ्लूइड। यह क्या करता है, आरबीसीज को लाइज कर देता है और प्लेटलेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। यहाँ पे रिसेकर फ्लूइड की विशेषता क्या है कि आरबीसीज को हटाता ही हटाता है और जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको स्टेन भी कर देता है साथ में। तो प्लेटलेट्स को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है रिसेकर मेथड के द्वारा, इसीलिए हम इसका ज़्यादा यूज भी करते हैं और इसी के बारे में आगे हम मैनुअली डिस्कस भी करने वाले हैं। दूसरा होता है ऑटोमेटेड मेथड। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस पे बेस्ड होता है या कुल्टर प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है और ये ऑटोमेटेड मशीन्स में फिट होता है, जिसके द्वारा हम ऑटोमेटेड तरीके से काउंट कर लेते हैं प्लेटलेट्स के नंबर को। दूसरा हमारा है ऑप्टिकल फ्लोरोसेंट फ्लो साइटोमेट्री। ये भी एक एडवांस टेक्निक है फुल्ली ऑटोमेटेड मेथड्स में। इसका भी यूज हम ऑटोमेटेड तरीके से कर सकते हैं। ऑटोमेटेड मेथड्स में हमारे लिए क्या विशेषता होती है कि लार्ज सैंपल वॉल्यूम हम मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। इसका रिजल्ट जो होता है एक्यूरेट ज़्यादा होता है, रिलायबल होता है और रैपिड होता है। रिलायबल का मतलब कि हमारे लिए पेशेंट फ्रेंडली होता है, जल्दी हमें रिजल्ट दे देता है और साथ साथ एक्यूरेट भी है और उसके परफॉर्म करने में हमें ह्यूमन एरर कम होती है, जिसके वजह से हमारा जो कॉस्टिंग होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि बहुत कम अमाउंट में सैंपल और रिएजेंट का भी यूज होता है ऑटोमेटिक तरीके में, जिससे वजह से इसकी रिलायबिलिटी और बढ़ जाती है, रैपिड हो जाता है, टाइम कम कंज्यूम करता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिएजेंट्स की। रिसेकर मेथड के द्वारा मैनुअली कैसे हम काउंटिंग करते हैं प्लेटलेट्स की। इसका आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। और जैसा कि मैंने पीछे बताया था न्यूबर चैम्बर का डायग्राम, तो न्यूबर चैम्बर का डायग्राम एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ज़रूर बनाइएगा, इससे नंबर आपका अच्छा आता है, एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा पढ़ने वाला है। यहाँ पे रिएजेंट्स में जो रिसेकर डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है उसके अंदर सोडियम साइट्रेट होता है जो कि एज ए एंटीकोगुलेंट काम करता है। फॉर्मलिन होता है जो कि फिक्सेटिव का काम करता है, प्लेटलेट्स को फिक्स करता है। ब्रिलियंट क्रिसेल ब्लू होता है जो कि प्लेटलेट्स को कलर करने का काम करता है। और इसका जो डाइल्यूएंट होता है वो होता है डिस्टिल्ड वाटर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि एडीटीए एंटीकोगुलेटेड ब्लड जो है वो हम यूज करते हैं एज ए सैंपल, क्योंकि ये हमारे ब्लड की प्लेटलेट की मॉर्फोलॉजी को ज़्यादा प्रिजर्व करने में सक्षम होता है, क्योंकि सबसे पावरफुल चिलेटिंग एजेंट जो होता है एडीटीए होता है। इक्विपमेंट्स की बात करें तो हमारे लिए सबसे पहला एडीटीए या वेनस ब्लड होना चाहिए, आरबीसी पिपेट या माइक्रो पिपेट होना चाहिए हमारे पास, न्यूबास चैम्बर होना चाहिए या हीमोसाइटोमीटर जिसको बोलते हैं, कवर स्लिप होने चाहिए, उसके बाद से हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप होना चाहिए। हम बात करें अगर प्रोसीजर की तो स्टेप वाइज स्टेप प्रोसीजर में सबसे पहले सैंपल कलेक्शन आता है। हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट में सैंपल होना चाहिए। एडीटीए वायल जो होता है उसमें 2 ml हमें कलेक्टेड होना चाहिए, प्रॉपर जेंटली मिक्स होना चाहिए सैंपल को, ताकि उसमें एग्रीगेशन ना हो प्लेटलेट्स का। दूसरा स्टेप होता है डाइल्यूशन का। तो डाइल्यूशन का हमारा अलग अलग रेशियो हो सकता है। रेशियो यहाँ पे हम जो यूज करते हैं 1:20 का रेशियो यूज करते हैं, यानी 1 पार्ट हमारा ब्लड का होगा और 20 पार्ट होगा जो
वो डाइल्यूटिंग फ्लूइड का होगा, यानी 0.2 ml यानी 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेंगे, 380 माइक्रोलीटर हम रिसेकर फ्लूइड लेंगे। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे एक टेस्ट ट्यूब में और उसको 10 से 15 मिनट के लिए इंक्यूबेटर में छोड़ देंगे, ताकि जो आरबीसी हैं वो प्रॉपर लाइस हो जाएं और प्लेटलेट्स प्रॉपर स्टेन हो जाए। उसके बाद से क्या करते हैं, तीसरा स्टेप हमारा होता है न्यूबर चैम्बर को चार्ज करना। यानी जैसा कि मैंने पहले स्टेप में बताया था स्टार्टिंग में, न्यूबर चैम्बर लेते हैं, न्यूबर चैम्बर के ऊपर हम एक कवर स्लिप रखते हैं। कवर स्लिप रखने के बाद उसके किनारे से वाल साइड से लगभग 1 ड्रॉप या 50-40 माइक्रोलीटर जो भी हमारा डाइल्यूटेड फ्लूइड होता है या डाइल्यूटेड ब्लड होता है उसको प्लेस करते हैं एक किनारे से। और ध्यान ये रखते हैं कि कोई भी इसमें बबल्स ना आए, यानी बीच बीच में अगर बबल्स आएगा तो हमारा काउंटिंग प्रॉपर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम न्यूबर चैम्बर को चार्ज करते हैं। जो हमारा यहाँ पिपेट रखने का एंगल होना चाहिए वो 45 एंगल होना चाहिए, तब प्रॉपर हमारा न्यूबर चैम्बर चार्ज हो पाता है। और इसका जो फ्लो का डायरेक्शन होता है वो एज ए कैपिलरी एक्शन के थ्रू फ्लो होता है हमारा जो भी फ्लूइड होता है। ये नहीं कि हमको फ्लूइड फोर्सली हमको फिल करना है, एक किनारे पे हम यहाँ पे फ्लूइड को डिस्चार्ज करते हैं और वो प्रॉपर पूरा चारों तरफ फैल जाता है, पूरे चैम्बर को कवर कर लेता है। नेक्स्ट स्टेप होता है सेटल डाउन का। जैसे ही आप न्यूबर चैम्बर को चार्ज करते हैं उसको बिना एजिटेट किए, बिना हिलाए डुलाए एक मॉइस्ट चैम्बर में या बैटरी प्लेट में 3 से 5 मिनट के लिए हम सेटल डाउन होने के लिए रख देते हैं, ताकि प्लेटलेट्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसमें लाइज्ड आरबीसी भी होती हैं, तो उसको सेटल डाउन होने के लिए इसलिए रखते हैं कि प्रॉपर आरबीसी नीचे सेटल डाउन हो जाए, ताकि हमें एरर ना आए काउंटिंग करने के टाइम में। नेक्स्ट स्टेप होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो जितने भी हमारे वेट फिल्म होते हैं उसको 40x ऑब्जेक्टिव पे हम एग्जामिन करते हैं। 40x पे हम फोकस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम 10x पे फोकस करते हैं, उसके बाद से 40x पे जाते हैं। 10x पे इसलिए फोकस करते हैं कि जो भी न्यूबर चैम्बर की लाइनिंग्स हैं वो हमें प्रॉपर विजुअलाइज हो जाएं। उसके बाद से जैसे ही 40x पे आप फोकस करेंगे तो प्लेटलेट्स जो होते हैं स्मॉल राउंड शेप के या ओवल शेप के लाइट ब्लू कलर के देखने को मिलते हैं। उसके बाद से काउंटिंग करने का बात करें तो जितने भी मैंने 5 स्क्वायर्स बताए थे उन 5वें स्क्वायर्स में काउंट करते हैं हम, जितने भी प्लेटलेट्स दिख जाते हैं। काउंट करने के बाद से हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि एक एरिया में काउंट किए और उसको मल्टीप्लाई कर दिए 5 से, तो ऐसा नहीं करना है आपको। प्रॉपर अगर रिजल्ट एक्यूरेट चाहिए तो आपको पांचों में काउंट करना है और काउंट करने के बाद से पांचों को ऐड करना है, ना कि एक काउंट करके उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हम बात करें फॉर्मूला की, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, एग्जाम में जरूर लिखिएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला काफ़ी आसान है, प्लेटलेट काउंट पर माइक्रोलीटर इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेटलेट काउंट इनटू डाइल्यूशन फैक्टर, यानी 1:20 का ले रहे हैं तो यहाँ पे डाइल्यूशन फैक्टर 20 होगा। डेप्थ ऑफ फ्लूइड या डेप्थ ऑफ फैक्टर, जो भी डेप्थ का न्यूबर चैम्बर है, और एरिया काउंटेड, कितने एरिया में आपने काउंट किया है ये हमें फिल करना होता है। डेप्थ हमारा 0.1 mm होता है जनरली, या डेप्थ फैक्टर 10 रखते हैं क्योंकि मिलीमीटर को हम यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद से रखते हैं। जो एरिया हमारा काउंटेड होगा वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। इसको अगर आप फॉर्मूले में रखेंगे तो फॉर्मूला हमारा एक नया फॉर्मूला बन के आता है, क्योंकि हमारा जो डाइल्यूशन फैक्टर होता है वो भी कांस्टेंट रहता है, एरिया कांस्टेंट रहता है, और जो भी हमारा डेप्थ फ्लूइड का है वो भी कांस्टेंट रहता है। तो इन सब के वैल्यू को रखने के बाद से अगर बात करें तो नंबर ऑफ प्लेटलेट काउंट इनटू 200, यानी जितने भी आपने पांचों एरिया में काउंट किए प्लेटलेट्स उसमें 200 से गुणा कर देंगे तो आपका प्लेटलेट काउंट निकल के आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने 180 प्लेटलेट्स काउंट किया पांचों फील्ड में, तो आपको गुणा करने पे 36,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर आ जाएंगे, जो कि आपका प्लेटलेट वैल्यू होगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जरूर लिखना होता है। कोई भी टेस्ट आप कर रहे हैं तो उसको क्यों कर रहे हैं, क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस है उस टेस्ट का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके दो फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में। पहला थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, दूसरा थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स आपका 1.5 लाख से कम देखने को मिल रहा है, तो इस केस को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कॉज क्या क्या हो सकते हैं? आपका बोन मेरो का फेलियर हो सकता है, जिसको एप्लेसिया भी बोलते हैं, बोन मेरो एप्लेसिया। ल्यूकीमिया हो सकता है, जिसमें क्या होते हैं बोन मेरो में WBC ज़्यादा डिवाइड करते हैं और प्लेटलेट्स की डिवीजन क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है बोन मेरो फाइबर के जैसे हो जाता है, एप्लास्टिक हो जाता है, वहाँ पे डिवीजन की ही क्षमता नहीं बच पाती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, बोन मेरो के जो सेल्स होते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं, कैपेसिटी नहीं रहती है उसमें बोन मेरो में सेल्स को बनाने में। हाइपर स्प्लेनिज्म यानी स्प्लीन आपका प्लेटलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा ITP, कुछ एंटीबॉडीज बन जा रही हैं जो कि थ्रोम्बोसाइट्स को या प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर दे रही हैं। डेंगू फीवर, यहाँ पे फीवर में टेम्परेचर बढ़ता है जिसके वजह से प्लेटलेट डाई करना स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्लेटलेट डिफिशियंसी का या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का डेंगू फीवर। यहाँ पे प्लेटलेट वेरी हाई अमाउंट में कम हो जाते हैं। कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी में भी प्लेटलेट कम देखने को मिलते हैं। प्लेटलेट कम होता है तो सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है? पिटैकी, स्किन पे रैसेस पड़ जाएंगे, परप्यूरा हो जाएगा, ब्लीडिंग होने लगेगा आपके नेसल्स कैविटी से, म्यूकोसा से। आपका जो भी कहीं कट लगता है तो ब्लीडिंग टाइम हम आपका बढ़ के आएगा, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। ये सिम्टम्स नज़र आएंगे प्लेटलेट कम होंगे तो। दूसरा हमारा सिग्निफिकेंस है थ्रोम्बोसाइटोसिस या थ्रोम्बोसाइथेमिया, जिसमें आप प्लेटलेट काउंट ग्रेटर देन 4.5 लाख हो जाता है, 4.5 लाख से ज़्यादा प्लेटलेट्स हो जाता है। इसके कॉज क्या होते हैं? रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस, जैसे कुछ इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशन या IDA आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, या स्प्लीन की रिमूवल, पोस्ट सर्जरी स्प्लेनेक्टोमी। प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, यानी कुछ माइलोब्लास्ट जैसे मेगा कैरियोब्लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहे हैं, उस केस में प्लेटलेट्स बढ़ सकते हैं। या थ्रोम्बोसाइटो पॉलीसाइथेमिया रुब्रा वेरा का केस, इसमें भी थ्रोम्बोसाइटोस बढ़ सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोसिस जो होता है वो काफ़ी रेयर होता है, कम लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन ये कुछ केसेस हैं जिसमें बढ़ जाता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बोस का फॉर्मेशन होने लगता है, थ्रोम्बोसिस होने लगता है, स्ट्रोक हो सकता है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। जो हार्ट की छोटी छोटी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लॉकेज आ सकता है, उसमें भी डिपोजिशन हो सकता है माइक्रोक्लॉट्स का। ये हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस रहा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग कमेंट जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में आप लोग बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जो भी वीडियो पे अगर आपको शिकायत या सुझाव जो भी लगता है कमेंट में जरूर करिए, कमेंट में जरूर लिखिए, हम लोग आपके कमेंट को जरूर देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।